अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम जो मेन पॉइंट्स जो हम यहाँ पर देखेंगे उसमें इंटरफेस को देखेंगे। उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जैसा कि कानेटोकोर है, उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, माइटोटिक, मोटर्स और कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। ये आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स है। स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हम इंटरफेस से। इंटरफेस में देखिए हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं G1 या गैप 1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। वन बाय वन बताना चाहूंगा। G1 फेज, इस दौरान आमतौर पे सेल जो है वो अपना साइज इंक्रीज करते हैं और ऑर्गेनेल्स की तादाद में इजाफा करते हैं। मजीद ये कहूंगा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी इसी G1 फेज के दौरान होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं फर्दर माइटोसिस के प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए, तो इसीलिए G1 फेज के दौरान ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी होती है। मजीद सेल जो है कुछ अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसा कि DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उनको भी अकुमुलेट करता है G1 फेज में। एस फेज में बताना चाहूंगा कि ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स ये बाइंड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, यानी कि बताना चाहूंगा कि रेप्लिकेशन आमतौर पर इसी फेज के दौरान होती है, एस फेज के दौरान। उसमें मजीद आप डिटेल भी बता सकते हैं कि जैसा कि एक्टिवेशन होती है हेलिकेज की, मजीद सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं और DNA रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं और मजीद जो प्रोसेस है प्रूफ रीडिंग वगैरह भी, वो सारे काम जो है एस फेज में होते हैं। G2 फेज या गैप 2 फेज, इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस करना शुरू करता है और सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट करते हैं। मैंने टर्म यूज किए सब सेंट्रोसोम के हवाले से कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं, इस पर लाजमी तौर पर बात करेंगे। और फर्दर सेल चेक करता है कि किसी तरह का कोई DNA को डैमेज तो नहीं है। अगर कोई डैमेज होगा तो उसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, अच्छा मैंने टर्म यूज की थी सेंट्रोसोम, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा सेंट्रोसोम के हवाले से। कि जो सेंट्रोसोम है, आपको इसके अंदर दो रीजन दिखाई दे रहे हैं, एक सेंट्रल है और दूसरा पेरिफेरल रीजन है। जो सेंट्रल रीजन है उसमें क्या मौजूद है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद हैं जो कि राइट एंगल पे मौजूद है, मतलब 90 के एंगल पे, एक दूसरे के 90 के एंगल पे मौजूद होते हैं। और मजीद इसके अंदर क्या मौजूद है, जो पेरी सेंट्रियोलर रीजन मौजूद है, ये हिस्सा ग्रैनुलर होता है। और हाँ जी, और इसी पर हम कहते हैं कि आमतौर पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो यहीं पर आकर जिसे कहते हैं कि असेंबल होते हैं या अरेंज होते हैं पेरी सेंट्रियोलर रीजन पर। उसके बाद मजीद सेंट्रोसोम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये, इसको आप ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का भी नाम देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो यहीं पर आकर असेंबल होते हैं। और कैसे असेंबल होते हैं उसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे माइक्रोट्यूब्यूल के जो सब यूनिट्स हैं जिनको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन का नाम देते हैं, वो जो सेल के अंदर मौजूद है ऑलरेडी साइटोस्केलेटन है, वहां से डीपोलीमराइज होकर यहाँ पर आकर आप इसे कहते हैं कि अटैच होना
शुरू हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगी और साइटोस्केलेटन के मकाम पर डीपॉलीमराइजेशन होगी ट्यूबुलिन सब यूनिट की। ये थोड़ा सा डाटा था जो कि आपको बताया मैंने सेंट्रोसोम के हवाले से। नेक्स्ट आप सर आ जाइएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, यहाँ पर आपने देखा कि थोड़ा सा माइटोटिक अपरेटस के हवाले से बताना चाहूँगा। एक बार रिपीट करना चाहूँगा सेंट्रोसोम के हवाले से। सेंट्रोसोम में सेंटर में सेंट्रियोल बताया है और उसके अलावा पेरी सेंट्रियोलर रीजन बताया है जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर अरेंज होना शुरू होते हैं। अब आपने देखा माइटोटिक अपरेटस में आपको कुछ स्पिंडल्स नजर आ रहे हैं। 3 तरह के स्पिंडल दिखाई देते हैं। एक हमारे पास कानेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि हमने कहा कनेटोकोर के मकाम पे अटैच हैं। दूसरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं जी जो कनेटोकोर पे अटैच नहीं है, इनको नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा कुछ स्टार शेप में दिखाई दे रहे हैं, इसको हमने नाम दिया एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीनों तरह के जो जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल तीनों तरह के दिखाई दे रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं माइटोटिक अपरेटस का। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज है जहां पर वो हमारे पास है मोटर प्रोटीन्स। ये मोटर प्रोटीन्स हैं क्या? ठीक है, बेसिकली हमारे पास 2 तरह की मोटर प्रोटीन है। एक को हम नाम देते हैं काइनेसिन का और दूसरी को हम नाम देते हैं डाइनेन का। ठीक है, यहाँ पे उनके नाम मेंशन नहीं है, मैं नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। एक काइनेसिन है और दूसरी हमारे पास डाइनेन है, DYNEEIN डाइनेन। ये इनको हम नाम देते हैं मोटर प्रोटीन्स का। इसमें आपको ना 2 तरह के एंड दिखाई दे रहे हैं, प्लस एंड और माइनस एंड। यहाँ पर ना देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं। मैं आपको ये बात सही बता रहा हूँ कि अगर आप पंजाब लेवल के किसी भी एग्जाम में अपियर होंगे, वहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जी हाँ जी प्रोफेज में क्या हो रहा है और मेटाफेज में क्या हो रहा है। आपसे क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाते हैं। एक चीज याद रखें, यहाँ पर प्लस एंड बताया हुआ है, माइनस एंड बताया हुआ है। हम कैसे याद रखेंगे? जो माइनस एंड है वो आपको डायग्राम में क्लियर नजर आ रहा है, वो कहाँ पर मौजूद है? सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद है। देखिए मोटर प्रोटीन्स ओवरऑल आपको 3 जगह पर दिखाई दे रही हैं। कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रही हैं? जहां पर प्लस है आप आइडिया लगा सकते हैं, मतलब एक काइनेटोकोर पे दिखाई दे रही हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये क्रोमोसोम को मूव करवाती है किसकी तरफ? पोलर रीजन की तरफ मूव करवाती हैं। दूसरी आपको मोटर प्रोटीन दिखाई दे रही है रेड कलर में। ये कहाँ पे दिखाई दे रही हैं? ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल से पे दिखाई दे रही हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये जो आपके पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको क्या करती हैं? इलोंगेट करती हैं। एक और भी आपको दिखाई दे रही है, किस मकाम पर दिखाई दे रही है? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पे दिखाई दे रही है। वहां पर भी आपको माइनस एंड सेंट्रोसोम में दिखाई दे रहा है और जो प्लस एंड है वो कॉर्टेक्स की तरफ दिखाई देगा। कॉर्टेक्स से मुराद मेरा वो हिस्सा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो आपको ये बता दिया कि मोटर प्रोटीन हमारे पास 2 तरह की है, एक काइनेसिन है और दूसरा हमारे पास डाइनेन है। इसके अलावा आपको प्लस एंड बता दिए, तीसरे नंबर पे आपको माइनस एंड दिखा दिए। अच्छा, ये छोटे छोटे आपको सब यूनिट दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या कनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बने हैं। इन सब यूनिट को क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं ट्यूबुलिन सब यूनिट्स का। और ये आपको बता दूं कि आपके यही माइक्रोट्यूब्यूल्स इसी ट्यूबुलिन सब यूनिट के साथ मिलकर बने हुए हैं। ये ट्यूबुलिन सब यूनिट्स क्या करते हैं? मोटर प्रोटीन के साथ इनकी कॉपरेशन क्या है? इनकी कॉपरेशन ये है कि ये जहाँ पर एक ट्रैक का काम करते हैं। जैसे एक रेलवे ट्रैक होता है, उस पर एक ट्रेन जो है वो मूव करती है, वैसे ही ये जो ट्यूबुलिन सब यूनिट है ये माइटोटिक प्रोटीन के लिए
या मोटर प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, ये ट्रैक का काम करते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मोटर प्रोटीन्स का काम क्या है और ये क्रोमोसोम जो है किस तरीके से सेपरेट होते हैं, ये बात भी आपको यहाँ पर बतानी है। जो हमारे पास मोटर प्रोटीन्स है वो कार्गो का काम करती हैं। कार्गो को मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, कोई अपने जिस तरह अभी मैंगो का सीजन है, आपने किसी फ्रेंड को जो इस्लामाबाद में रहता है, किसी और एरिया में रहता है, वहां पर आपने क्या किया, फर्ज किया मुल्तान से आपने सोन हलवा उसको कार्गो करवा दिया, ठीक है। अब इस तरीके से हो सकता है वो भी क्या करेगा, अपने इलाके की कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी सौगात आपको क्या करेगा, वहां से कार्गो करवा देगा। वैसे ही हम कहते हैं कि मोटर प्रोटीन का काम क्या होता है, ये कार्गो करना इनका काम है। लेकिन क्या ये आम को, सोन हलवे को, इन चीजों को कार्गो करती है? नो, ये किस चीज को कार्गो करती हैं? जो मोटर प्रोटीन्स है वो कार्गो करती हैं किसको? सेल ऑर्गेनेल्स को कार्गो करती हैं, प्रोटीन्स को करती हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स को करती हैं, और वेजिकल्स को, मुख्तलिफ वेजिकल्स को क्या करती हैं, ये कार्गो करती हैं। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में मैं अक्सर टेस्ट में पूछ लेता हूँ। जो काइनेसन है, आप इसे केपी के नाम से याद रख सकते हैं कि काइनेसन क्या करती है, हमेशा पेरिफेरी की तरफ इसने क्या करना है, कार्गो करना है। और जो डाइनेन है वो सेल सेंटर की तरफ क्या करती हैं, आमतौर पर मॉलिक्यूल्स को या किसी भी चीज को क्या करती हैं, कार्गो करती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आमतौर पे जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस वक्त क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप ये देखिएगा, जो प्लस एंड को हम प्लस एंड क्यों नाम देते हैं, इसलिए नाम देते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की एडिशन, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एंड पे हो रही होती है, प्लस एंड पे भी हो रही होती है और माइनस एंड पे भी हो रही होती है। लेकिन प्लस एंड उसको नाम देंगे जहां पर रैपिड, आप कह सकते हैं कि डिपोजिशन हो रही होती है ट्यूबुलिन सब यूनिट की, उसको मैं नाम देता हूं प्लस एंड का। और जहां पर हम कहते हैं कि ट्यूबुलिन सब यूनिट की एडिशन स्लो हो रही होती है, ठीक है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं माइनस एंड का। अब क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होंगे, तीनों के हवाले से आप देख लें। देखिए, तीनों तरह की आपको मैंने माइटोटिक प्रोटीन बताई है। जो यहाँ पे काइनेटोकोर पे अटैच है, आप देख सकते हैं जो प्लस एंड है, वहां पर क्या होगा, हम कहते हैं कि अब ट्यूबुलिन सब यूनिट यहाँ से ब्रेक होना शुरू होंगे। यहाँ से ब्रेक होना शुरू होंगे तो दोनों जो सब यूनिट, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या करेंगे, सेपरेट होना शुरू होंगे और ये सेल की पेरिफेरी की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। इसी तरीके से जो कनेक्टोकोर का माइनस एंड है, वहां से भी ट्यूबुलिन सब यूनिट्स क्या करेंगे, ये यहाँ से पॉलीमराइज होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं एक फोर्स जनरेट होती है। इसको पुल एंड पुश फोर्स का भी नाम देते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके जो क्रोमोसोम है वो पेरिफेरल पोजीशन में मूव करना शुरू करते हैं। सेम इन द केस जब मैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करूंगा, यहाँ पर भी क्या होता है, जो आपके प्लस एंड है, ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनके जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है इंटरडिजिटेट करते हैं, ये इलोंगेट करते हैं। कैसे इलोंगेट करते हैं कि यहाँ पर भी सेम वही बात आपको बतानी है कि जो ट्यूबुलिन सब यूनिट्स है, अब वो क्या करते हैं, एनाफेज के दौरान जहाँ से जिसे कहते हैं डीपोलिमराइज होना शुरू होते हैं। सेम स्टोरी बताऊंगा किसके बारे में, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताऊंगा। इसका माइनस एंड भी कहाँ पर मौजूद है, सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद है, और प्लस एंड कहाँ पर मौजूद है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आप कह सकते हैं अटैच होता है। तो यहाँ पर भी सेम यही काम होता है कि अब हम कहते हैं कि जब प्लस एंड से यही ट्यूबुलिन सब यूनिट डीपोलिमराइज होना शुरू होंगे तो एक फोर्स जनरेट होगी, जो कि हम कहते हैं क्रोमोसोम को किस तरफ मूव करवाती है, पेरिफेरल की तरफ मूव करवाती है। तो ये एक मैंने आपको ओवरऑल एक स्टोरी बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत मजे का टॉपिक था हमारे पास। मोटर प्रोटीन्स का, आपने इसके टाइप्स, आपने इसका काम करने का तरीका, आपने इसके प्लस एंड, आपने इसके माइनस एंड को इसमें क्या रखना है, याद रखना है। जी, नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। जी, बड़ी मेहरबानी, चलें माशाल्लाह से जल्दी से आ गई है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि अब हमने ये देखना है कि हम ओवरऑल, देखिए मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा जैसे आप एफएससी में या मैट्रिक लेवल पे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आपको जो चीज़ें उस हिसाब से भी बता रहे हैं कि जो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साइटोकिनेसिस की बात करेंगे, एनिमल की मैंने डायग्राम शेयर की है, प्लांट की डायग्राम शेयर नहीं की।
एनिमल में क्या होता है, हम कहते हैं कि एक यहाँ पर आप जिसे कह सकते हैं साइटोकिनेसिस कैसे हो रही है, एक यहाँ पर आपको रिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रिंग फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे साइटोकिनेसिस कैसे हो रही है, इसको आप देखिएगा। जो ओवरऑल हम इसको नाम देते हैं किस चीज का, कंट्रैक्टाइल रिंग का भी नाम देते हैं, और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये आपको बताना था। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि ये अगर कोई शख्स जैसा कि पैंट शर्ट वगैरह यूज करता है तो वो क्या करता है, एक बेल्ट जो है ना इस्तेमाल करता है। तो अगर कोई शख्स बेल्ट को क्या करता जाता है, टाइट करता जाता है, तो इस सूरत में क्या होगा, उसका जो अब्डोमेन है वो क्या करेगा, अंदर की तरफ पिंच करता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम कहते हैं कि आमतौर पर जो माइक्रोफिलामेंट है ये किसके साथ अटैच होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। अब हम कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही टाइट होना शुरू होते हैं जैसा कि आपको बताया है कि किसी शख्स ने बेल्ट डाली हुई है और उसको क्या कर रहा है, वो टाइट करता जाएगा तो उसका अब्डोमेन अंदर को कंस्ट्रिक्ट करता जाता है। वैसे ही आपने देखा यहाँ पे सेल जो है वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन जो है अंदर को कंस्ट्रिक्ट होना शुरू होती है जैसे जैसे माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं, वो कंट्रैक्ट करते जाते हैं। अब ये कंट्रैक्शन इस मुसलसल चलती रहती है और फिर एक वक्त आता है कि एक मेम्ब्रेन जो है वो दूसरी मेम्ब्रेन के साथ क्या कर रही है, यहाँ पर फ्यूज कर जाती है और एक सेल जो है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। और जहाँ पर आपको, अगर आप बुक्स में डायग्राम देंगे तो देखेंगे तो वहां पर आपको एक क्लीवेज फरो भी दिखाई देगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो, ये एनिमल में दिखाई देता है। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आपको पता है बाहर एक मजबूत सेल वॉल मौजूद होती है जिसकी वजह से क्लीवेज फरो पॉसिबल नहीं है। तो फिर प्लांट में क्या होगा, प्लांट में हम कहते हैं कि जो गोल्जी अपरेटस है वो क्या करती हैं, वेजिकल बनाना शुरू करती हैं और वेजिकल्स आपस में फ्यूज करना शुरू करती है बिल्कुल सेल के सेंटर में। और इन्हीं वेजिकल के अंदर मटेरियल मौजूद होता है, किस चीज का, सेल वॉल का मटेरियल मौजूद होता है। और हम कहते हैं जब ये वेजिकल फ्यूज करती हैं और एक पॉइंट से या एक सेल वॉल से दूसरी तक ये मुसलसल फ्यूज करना शुरू करती हैं, तो अब हम कहते हैं कि ये वो टाइम आता है जिसमें अब सेल वॉल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और इसके नतीजे में क्या होगा, एक प्लांट सेल जो है वो दो प्लांट सेल के अंदर डिवाइड कर जाता है। जी नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। जी बहुत जिसे कहते हैं कि प्यारा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे पास कि बात की जाती है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल की या रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की। तो रेगुलेशन में आपको बताना चाहूंगा कि कुछ हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, वो क्या करती है कि इसकी रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। उनको यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है एमपीएफ। एमपीएफ से क्या मुराद है, इससे मुराद है मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। इसके अलावा ब्लू कलर आपको जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है इस पे लिखा हुआ है माइटोटिक साइक्लिन। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो साइक्लिन है ये प्रोटीन्स होती हैं कि जिसका लेवल आप ग्राफ में देख रहे हैं G1 से एस फेज से G2 में मुसलसल क्या करता जा रहा है, साइक्लिन का लेवल इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। फिर G2 के एंड पे आप कह सकते हैं कि ये अब अपने एक पीक पे मौजूद होती है साइक्लिन प्रोटीन। यही साइक्लिन प्रोटीन जो है जब अपनी पीक पे मौजूद होती है उस वक्त ये कंबाइन करती है किसके साथ, एक एंजाइम है जिसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है किस चीज से कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन, इसका जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम नाम देते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है। एक बार रिपीट करूंगा कि साइक्लिन जो है आपने देखा कि जब उसका लेवल इंक्रीज करता है G2 के एंड पे तो ये कंबाइन करती है किसके साथ, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अच्छा, क्या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का भी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करता है, देखिए आमतौर पर उसका जो लेवल है वो हम कहते हैं थ्रू आउट द सेल साइकिल कांस्टेंट होता है। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि जब साइक्लिन अवेलेबल ही नहीं होगी तो उस वक्त तक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज भी किसी काम का नहीं होता, वो एक्टिवेटेड नहीं होता। जैसे हम कहते हैं एक थ्रेशोल्ड लेवल
सेल के अंदर तैयार हो जाता है साइक्लिन का, तो अब हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने पर एक कम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन कम्प्लेक्स, या उसको नाम देते हैं मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि अब साइकिल जो है वो किस में दाखिल होगा, नेक्स्ट माइटोटिक फेज में दाखिल होगा। आपको नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाते हैं, लेकिन ये चीज आपको बता दूं कि सेल के अंदर जो है, क्या माइटोसिस हर टाइम चल रही होती है? ऐसी बात नहीं होती। हमेशा आपको पता है सेल के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है, एक चेक पॉइंट मौजूद होता है। वो चेक पॉइंट कौन कौन से रीजन पे मौजूद होता है? जब सेल दाखिल होने लगता है G1 से S फेज के दौरान। इसके अलावा वो मौजूद होता है जब सेल दाखिल होने लगता है G2 से M फेज के दौरान। इसके अलावा वो हम कहते हैं कि चेक पॉइंट मौजूद होता है जब कोई भी सेल दाखिल होता है मेटा फेज से एना फेज के दौरान। यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं खास तौर पे लोगों को बताता हूँ एग सेल के हवाले से। देखिए, आमतौर पे आपको कहा जाता है कि जो ह्यूमन फीमेल है, जब वो उनकी बर्थ होती है तो जितने उनके अंदर प्राइमरी ओसाइट मौजूद होते हैं, फर्दर उनमें से एक में भी इजाफा नहीं होता। ठीक है, हमारे एक दोस्त है, वो यहाँ पर बहुत प्यारी बात इस्तेमाल करते हैं, पहला जुमला कहते हैं कि हम कहते हैं कि जितने भी हम लोग यहाँ पर मौजूद है, हम कहते हैं कि हमारे अंदर हमारा वो प्राइमरी ओसाइट जो है वो, या उसे मैं एग सेल तो नहीं कहूंगा, बहरहाल प्राइमरी ओसाइट का नाम दूंगा, ये उस वक्त तैयार हुआ जब हमारी मदर जो थी हमारी नानी के पेट के अंदर मौजूद थी। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो एज जो है वो ओवरऑल कितनी बनती है, या आपके प्राइमरी ओसाइट की एज क्या बनती है। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो जब कभी रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उस पर बात करेंगे। खैर, आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी जो प्राइमरी ओसाइट कोई ह्यूमन फीमेल की बर्थ होती है, तो जितने भी उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट मौजूद होते हैं वो सारे के सारे अरेस्टेड होते हैं। वो किस फेज में अरेस्टेड होते हैं? वो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं जब वही फीमेल प्यूबर्टी की एज में जाती है, ठीक है, तो अब हम कहते हैं उससे पहले जब बर्थ हुई थी, आप कह सकते हैं 5 मंथ से बर्थ तक वो किस फेज में अरेस्टेड होते हैं? हम कहते हैं कि वो अब अरेस्टेड थे किस फेज में? हमने कहा कि प्रोफेज 1 में। ठीक है, अब जब फीमेल किस में चली गई है? प्यूबर्टी की एज में पहुंच गई है। जब प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तो अब हम कहते हैं यही जो प्राइमरी ओसाइट उसके अंदर मौजूद थे, फर्दर हम कहते हैं कि ये इनके अंदर मायोसिस का या सेल साइकिल जो है वो फर्दर प्रोसीड होता है। मतलब प्रोफेज 1 से किस में दाखिल हो जाती है? वो मेटाफेज के अंदर। ठीक है, इस तरीके से मेटाफेज 1 से एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और उसके बाद आप कह सकते हैं फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। अब हम कहते हैं कि वही एग सेल जो है अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाता है। देखिए, एफएससी में ये बात लिखी हुई है, लोगों को समझ नहीं आती। मैं आखिरी बार रिपीट करना चाहूंगा, जो ह्यूमन फीमेल का एग है वो 2 स्टेजेस पे रेस्ट होता है, प्रोफेज 1 पे और मेटाफेज 2 पे। प्रोफेज 1 पे कब अरेस्ट होता है? हम उसको क्या नाम देते हैं? उसको प्राइमरी ओसाइट का नाम देते हैं, जब फीमेल की हमने कहा बर्थ हुई। उसके बाद हम कहते हैं कि ये अरेस्ट रहता है कब तक? जब हम कहते हैं प्यूबर्टी की एज में फीमेल नहीं पहुंच जाती। अब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंच गई है, क्या मायोसिस कंप्लीट हो जाएगी? नो। अब हम कहते हैं कि फर्दर हम कहते हैं ये अरेस्ट होती है कहाँ पर? हम कहते हैं वो प्रोसेस मायोसिस का कंप्लीट आगे होता है, और मेटाफेज 2 के मकाम पे हम कहते हैं एग सेल आपका अरेस्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर क्या होगा? जब तक उसे कोई स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा, हम कहते हैं ये कंडीशन क्या रहती है? अरेस्ट रहती है। खैर, हम अपने इस माइटोसिस के हवाले से या सेल साइकिल के हवाले से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने कहा, आपको बता दिया था कि जो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास बन गया था, और वो किस पर मुश्तमिल था? वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन पर मुश्तमिल था। क्या अब हम कहते हैं सेल को सेल यानी कि फर्दर माइटोसिस के प्रोसेस में दाखिल हो जाना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ पे 2 तरह के एंजाइम दिखाई दे रहे हैं, एक इनहिबिटिंग काइनेज दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको एक्टिवेटिंग काइनेज दिखाई दे रहा है। दोनों का काम क्या है? दोनों फास्फोराइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फास्फेट ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। जो इनहिबिटिंग काइनेज है वो 2 फास्फेट ऐड कर रहा है, और जो एक्टिवेटिंग काइनेज है वो हमने कहा कि 1 फास्फेट को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं खास तौर पे बताऊंगा, जब भी आपसे रेगुलेशन की बात होगी तो आपने एक काइनेज का नाम याद रखना है और दूसरा फास्फाटेज का नाम याद रखना है। तो आप ये कहेंगे कि फास्फाटेज का काम क्या होता है?
वो आपको बताएंगे जब मैं उसका नाम लूंगा। यहाँ पे डायग्राम में रेड से हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, जब आपको काइनेज का नाम पूछा जाएगा फिर ये क्या करते हैं, ये हम आप बताएंगे कि फास्फेट को ऐड करते हैं। फिर दो तरह के दिखाए हुए हैं, एक इनहिबिटिंग दिखाया हुआ है और दूसरा एक्टिवेटिंग काइनेज दिखाया हुआ है। जो एक्टिवेटिंग काइनेज है उसके बारे में आप यही याद रख सकते हैं कि ये एक फास्फेट को ऐड करता है, किस लूप पे, टी लूप भी कहते हैं या उसको एक्टिवेशन लूप भी कहते हैं। और जो इनहिबिटिंग काइनेज है ये दो फास्फेट को ऐड करता है। किस पे ऐड कर रहा है, आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है उस पर क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। खैर, हम कहते हैं कि फर्दर आपने देखा कि ये दो फास्फेट क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। मतलब इसकी स्टिमुलेशन कैसे हो रही है, इसकी स्टिमुलेशन कुछ इस तरीके से होती है कि जो फास्फेटेज है वो दो फास्फेट क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जब रिमूव कर देता है इनहिबिटिंग वाले, अब हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने से मुराद क्या है, अब हम कहते हैं सेल जो है वो माइटोटिक फेज के अंदर दाखिल हो जाएगा। क्या फिर सेल मुसलसल डिवाइड करता रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 या 8 से 16? ऐसी बात फिर नहीं है, क्योंकि जो साइक्लिन है हम कहते हैं ये क्या होता है, इसका लेवल फिर दोबारा से गिरने लग जाता है, ये डिग्रेड करना शुरू कर देती है। और अब हम कहते हैं दोबारा जब तक इसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा, सेल दोबारा जो है वो सेल साइकिल में दाखिल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपसे पूछा जाता है, इनहिबिटिंग काइनेज, एक्टिवेटिंग काइनेज, फास्फेटेज, इनके काम पूछे जाते हैं। और आपसे ये पूछा जाता है कि ये ओवरऑल कितने फास्फेट जो है वो ऐड हो रहे हैं, कहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ये आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट डायग्राम तक जाइएगा। जी माशाल्लाह से। अच्छा चलें, हमने कहा ये तो बात हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपके पास साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का जो कॉम्प्लेक्स बना। अब हम अक्सर सुन पढ़ते भी हैं, स्टूडेंट भी पूछ लेते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सॉरी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पहले तो मौजूद थी, जब साइटोकाइनेसिस यानी कि एक सेल बन चुका होता है उसके अंदर ये मौजूद होती है। जब हम कहते हैं सेल डिवाइड करने लगता है, प्रोफेज में दाखिल होने लगता है, ठीक है, या आप कहते हैं कि माइटोटिक फेज में दाखिल होने लगता है, हम आमतौर पे बता देते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ये कैसे डिसअपियर हो जाती है, उससे मैं बताना चाह रहा है कि यही आपका जो कॉम्प्लेक्स है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है, ये क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन कैसे करता है, उसकी फास्फोराइलेशन कर देता है। उसके अलावा क्रोमोसोम की कंडेंसेशन करता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, ठीक है, या आपसे कहते हैं टारगेटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन। ये काम होता है किसका, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि फर्दर जो साइक्लिन है इसको खास तौर पे डिग्रेड कर दिया जाता है। खैर नेक्स्ट पेज पे जाइएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो कुछ और प्रोटीन है जिनको हम नाम देते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एनाफेज को कैसे प्रमोट करता है। मैं इस डायग्राम को ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे जब आपका मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर वो मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट है तो ऐसी सूरत में क्या करता है, वो फास्फोराइलेशन करता है किसकी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की। मतलब आप इसको ये देख सकते हैं, जहां पर मैंने डायग्राम में CDK और एरो बनाया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है वो यहाँ पर क्या है, वो बेवफा है। कैसे बेवफा है, उसने साइक्लिन को छोड़ दिया, अब वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है। जब इसके साथ अटैच होता है तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, ये सेकोरिन प्रोटीन जो है उसको डिग्रेड कर देता है। सेकोरिन प्रोटीन डिग्रेड होती है तो इस सूरत में हम कहते हैं सेपारेज, ये एंजाइम क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। सेपारेज एक्टिवेट हो जाता है तो वो आप सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान जो कहेसन प्रोटीन है उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये काम कब होता है, एनाफेज के दौरान होता है। जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। अच्छा, क्या अब यहाँ एक और डायग्राम में ये बताया हुआ है कि किसी टाइम भी ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या एक्टिवेट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कि आप इसको ऐसे समझ ले कि फर्ज किया हम कहते हैं एथलीट मौजूद है, 2 4 5 10 जितने भी मौजूद है,
ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम विसल होगी और वो क्या करेंगे, भागना शुरू कर देंगे। जब तक तमाम के तमाम एथलीट्स एक स्टार्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक हम कहते विसल नहीं होती। कुछ ऐसा ही है कि क्या जो सेपरेज है वो हम कहते कोहेसन प्रोटीन को किसी भी टाइम डिग्रेड कर देगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम कहते हैं यहाँ पर एक और बात बताई हुई है आपको, एक प्रोटीन है जिसका नाम है मैड और दूसरे का नाम दिया बप। ये प्रोटीन जो है ये किस पर आकर अटैच होती है, ये काइनेटोफोर पर आकर अटैच होती हैं। और अब हम कहते हैं कि ये वेट करती हैं कि जब तक तमाम के तमाम क्रोमोसोम अपने स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच नहीं हो जाते, उस वक्त तक हम कहते हैं कि ये स्टार्ट पॉइंट का क्ल्यू नहीं देती। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि फर्ज किया तमाम के तमाम क्रोमोसोम जो है वो अपने स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो गए हैं। ठीक है। अब ये जो मैड और बप प्रोटीन है ये क्या होंगी, ये क्या करेंगी, ये अब हम कहते हैं कि वो जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ठीक है, उसके साथ अटैच होती हैं और उसको क्या कर देती हैं, एक्टिवेट कर देती है। ठीक है। अब हमने कहा वो सॉरी जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है। अब वो जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो जैसे एक्टिवेट होता है, फिर हमने कहा कि फर्दर यही दोनों जो क्रोमाटिड्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये मैंने आपको पूरी एक रेगुलेशन बताई है सेल साइकिल की। ठीक है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं लेक्चर के पेपर में अपीयर हो चुका हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में अपीयर हो चुका हूँ। एक ही पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं। ठीक है। किस चीज के हवाले से, जब भी सेल साइकिल का क्वेश्चन आता है किस चीज के हवाले से पूछे होते हैं, मोटर प्रोटीन्स के हवाले से पूछे होते हैं। मजीद किसके हवाले से पूछे होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन के हवाले से पूछे होते हैं। मजीद किसके हवाले से पूछे होते हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है इसके हवाले से पूछे होते हैं। तो ये तमाम अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं तो इससे मुराद ये है कि अब आप सेल साइकिल जो है किसी लेवल में पढ़ा भी सकते हैं और कोई भी पेपर जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। मजीद किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं,